Good morning, students. Very welcome to all of you. Good morning, ma'am. Good morning, Nikita. Yes, students, fast join the class. Yes, good morning, Vikas. Welcome. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Raghuveer. Good morning, Nathan. Good morning, Vaishnavi. Good morning, Navan. Good morning, Gautam. Very welcome to all of you. मैं अप्रिशिएट करती हूँ आप सभी को, बहुत पंक्चुअल हो आप लोग अपनी टाइमिंग के. ओके, इट विल बी टू मच बेनिफिशियल फॉर यू. आपकी ये पंक्चुअलिटी, आपकी ये सिंसियरिटी बहुत एडवांटेजेस है आपके लिए. काफी कुछ सीखोगे आप लोग लाइफ में. गुड मॉर्निंग रघुवीर. गुड मॉर्निंग अफान. ओके, उम्मीद है मुझे बहुत अच्छा करोगे आप लोग अपनी लाइफ में. बहुत बहुत बढ़िया बात है कि आप लोग इस तरह से क्लास का टाइम होता है आप लोग ज्वाइन करते हो. ओके, आप यूटिलाइज कर रहे हो अपनी टाइमिंग को. गुड मॉर्निंग आर्यन. देखो, बात कर लेते हैं हम अपने टेस्ट की. तो देखो, ये जो क्लास टेस्ट था ये आपकी तैयारी है. आपने जो अपना ऐसे देना है आपको और आगे और भी एग्जाम्स देने हैं. तो हम ऐसे की अगर बात करें तो जो आपका FA1 होगा, ये जो आपका क्लास टेस्ट है उसी की तैयारी थी ताकि आप कहीं अटको ना. FA जुलाई लास्ट इस मंथ में ही आपके FA भी हो जाएंगे. गुड मॉर्निंग मयंक. देखो, 102 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिसमें से 88 स्टूडेंट्स ने अपना एग्जाम दिया था. ओके, फिर भी देखो रेशो ठीक है कि बच्चे सिंसियर हैं, बट जो बाकी बच्चे हैं ना 88 के बाद जितने भी बच्चे हैं 102 तक, तो उन्होंने एग्जाम नहीं दिया. तो बार बार हम ये कह रहे हैं कि इतने छोटे तो आप भी नहीं हो कि आप नहीं समझते, आप सिंसियर नहीं हो पढ़ाई के लिए. जहां भी हो आपको एग्जाम तो अपने देने हैं ताकि आपकी जो अटेंडेंस है, आपका वर्क है, वो कंप्लीट रहे. इस बार भी देखो इवैल्यूएशन हुआ है, जो आपके रिजल्ट बने हैं वो आपकी रेगुलरिटी, आपकी पंक्चुअलिटी, आपकी जो अटेंडेंस है वो आपके होमवर्क को देखकर बने हैं. तो लाइव क्लासेस इसीलिए तो ऑर्गेनाइज की जा रही है ताकि आपकी जो पंक्चुअलिटी है जो वो नजर आए कि आप कितने पंक्चुअल हो, कितनी सिंसियरिटी के साथ अपनी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो आप. तो देखो, इस बार भी बोर्ड का जो पैनल है वो स्कूल्स में आया, सब बच्चों की कॉपीज देखी है, जिन बच्चों के रिजल्ट हमने अपने हिसाब से बनाए थे. यस, बोर्ड एग्जाम होंगे. ओके, और पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलो अपने साथ. आप पढ़ते रहो और नॉलेज अपनी बढ़ाते रहो. ठीक है, एग्जाम तो होंगे. अब कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कोरोना हमारा पीछा छोड़ता है या नहीं छोड़ता. एग्जाम तो होंगे डेफिनेटली, बोर्ड एग्जाम है. आप ये जो आपके बीच इसमें टर्म्स आ रहे हैं, FA आ रहे हैं, क्लास टेस्ट आ रहे हैं, इनको आप अपनी स्टेप्स बोर्ड ने एग्जाम लेने के लिए ही तो अभी 2 टर्म. मैम आपकी वॉइस लैग कर रही है. अभी बताओ, मुझे वॉइस क्लियर हो गया होगा? बीच में Yes, वाईफाई ma'am. नेटवर्क के ठीक है ना? तो बता दिया करो मुझे जब भी प्रॉब्लम हो वॉइस में. बीच बीच में वाईफाई कैच कर लेता है तो उस वजह से प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो बी सिंसियर टुवर्ड्स योर स्टडीज. बार बार मैं यही कहती हूँ. स्कूल कब से ओपन हो सकते हैं विकास? कुछ नहीं कह सकते. ठीक है, अभी इस मंथ में तो नहीं, मैं भी अगस्त में. कंडीशंस अगर बिगड़ गई तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि तीसरी लहर जिसे ये बोल रहे हैं कि उसकी पॉसिबिलिटी है. अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर तो ऑब्वियसली स्कूल हमारे शायद देर से खुले या जैसा भी है. आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो. ठीक है, रोज अपना जो भी आपको रोज का वर्क दिया जा रहा है उसे कंप्लीट रखो. जैसा कि मैंने अभी बताया, बोर्ड का पैनल स्कूल्स में गया, उसने देखा कि आपने किस तरह से बच्चों को मार्क्स दिए, कॉपीज दिखाओ उनकी, बच्चों की कॉपीज चेक की है. यस, थर्ड वेव. ठीक है, तो अब हमारे पास अगर कॉपीज ही नहीं होंगी आपकी तो हम क्या प्रूफ दिखाएंगे उन्हें कि हम नंबर अपने हिसाब से कम ज्यादा हो जाएंगे, आपके बढ़ा दिए जाएंगे आपकी पंक्चुअलिटी देखकर, बट कॉपी तो हो आपकी.
आपकी आंसर शीट तो हो दिखाने के लिए कि हाँ बच्चे ने एग्जाम दिया था, देखो ये एग्जाम है और इसलिए हमने इनको इतने मार्क्स दिए। समझ में आ रही है चीज? तो अगर आप सिंसियर नहीं होगे, अपनी प्रेजेंस, अपना एनरोलमेंट नहीं शो करोगे तो हम भी हेल्पलेस हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो सब कुछ आपके ही हाथ में है। ओके, तो देखो एक चीज ध्यान में रखना कि गॉड हम सबकी हेल्प करता है, गॉड हेल्प करेगा उसी की जो अपनी हेल्प खुद करता है। जो अपनी मदद आप करता है, गॉड भी उसी की हेल्प करता है। ऐसा नहीं कि आप हेल्पलेस होकर बैठ गए, आप पैंडेमिक है और जैसा भी कंडीशन खराब है, नहीं पढ़ सकते, स्कूल नहीं जा सकते, बैठे हैं, तो स्कूल आपके घर पर आ गया ना, आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो आप अपनी खुद की हेल्प करो, आप अपने आप को हेल्पलेस शो मत करो। आप ऐसा नहीं शो करो कि मैं लाचार हूं, मैं मजबूर हूं, नहीं। आप तो जब हम कोरोना के साथ फाइट कर सकते हैं। मैम 12th में किस स्टूडेंट के सबसे ज्यादा नंबर आए? हर्षित, हमें अपने सीनियर से तो देखो उनसे एक्सपीरियंस लो आप सीनियर से, बट मार्क्स कंपेयर मत करो ना। अभी देखना आप कि आपकी क्लास में किसके ज्यादा नंबर आएंगे। ओके, रिजल्ट अब बोर्ड बनाएगा। हमने अपने अपने सब्जेक्ट के रिजल्ट दे दिए, अपने अपने सब्जेक्ट का रिजल्ट बना कर दिया। अब बोर्ड कंप्लीट जो ओवर एनालिसिस करके रिजल्ट देगा, उसके बेसिस पर देखेंगे किसके ज्यादा आए या किसके कम मार्क्स आए। ओके, तो ये तो बात हो गई। अभी 44 स्टूडेंट्स ही आए हैं, कहाँ चले गए स्टूडेंट? 88 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, उसका हाफ रह गया आज। जल्दी ज्वाइन करो ताकि हम आगे बढ़े। ओके, बात कर रहे थे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। मुझे बताओ एक बार, किसको समझ में आया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? फास्ट चैट में आप एक बार लिखकर बता दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आप क्या समझते हो, अपनी लैंग्वेज में या जो भी आपकी लैंग्वेज आपने बुक से देखी है, नोट्स में लिखी है। फास्ट टेल मी अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैं समझती हूँ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको समझ में आया कि एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग नहीं पता होगा तो इस चैप्टर में कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज ही रहोगे। टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। शाबाश, वेरी गुड मयंक, वेरी गुड लक्ष्य, वेरी गुड वैष्णवी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड, यस सनी, गुड, वेरी गुड। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में अगर हम कहें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो क्या होता है कि टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। हम अपनी तरफ से इसे मान सकते हैं कॉमनली। यस नमन, यू आर ऑल्सो राइट। ठीक है, हम अगर कॉमनली कहें कि हाँ इलेक्ट्रॉन को गेन करना या इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है, तो उसे आप पोटेंशियल कहोगे किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। समझते ना इलेक्ट्रोड तो? ठीक है, तो उस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की या लूज करने की, तो उसे हमने उसका पोटेंशियल कह दिया। किसका पोटेंशियल ज्यादा है, किसका कम है, उस पर डिपेंड करता है कि वो लूज करेगा या गेन करेगा। ये भी सबकी कंसेप्ट क्लियर है। अब दूसरी चीज क्या होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक्चुअल डेफिनेशन अगर आप देखो, तो अगर आप किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल देखना है तो उसे पर्टिकुलर उसका सेटअप करना होता है। सोल्यूशन में आपने उसको डिप किया हुआ है, तो उसके उस सोल्यूशन और उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, उनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी उनके अंदर कह सकते हो कि उनकी जो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो या लूज करने का जो टेंडेंसी है, उसमें जो डिफरेंस है उसे ही आप क्या नाम दे रहे हो? उनका पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल नाम दे रहे हो। ठीक है, उनके इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जिस सोल्यूशन में वो डिप है, या तो वहां पर आयंस बढ़ेंगे या उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के ऊपर आयंस बढ़ेंगे, तो एक चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा, और उसी चार्ज सेपरेशन को आप क्या नाम देते हो? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम देते हो। जैसा कि हमने समझा था इलेक्ट्रोड की जिंक सोल्यूशन थी। ठीक है, जिंक की क्या टेंडेंसी थी कि इसका कम पोटेंशियल पर ही, कम एनर्जी पर ही इलेक्ट्रॉन लूज कर देता था। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद हुआ Zn+2 में, और उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए अपने टेंडेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये +2 आयन यहाँ तो रह नहीं सकते, यहाँ गए सोल्यूशन में आ गए, यहाँ सोल्यूशन में आ गए। ओके, तो यहाँ आपका सोल्यूशन भरा हुआ है, तो सोल्यूशन में प्लस 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 ज्यादा हो गया। ओके, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहाँ इकट्ठे हो रहे इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही आपने इसकी कनेक्टिविटी की तो इलेक्ट्रॉन आगे प्रोसीड हुए। समझ में आ रही है चीज? तो एक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इस इलेक्ट्रोड और इसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को आपने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम दिया। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कंडीशन में जब आप मेजर करते हो तो उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम देते हो। यहां तक क्लियर है सबका? तो अब आगे चलते हैं।
देखो जैसा कि आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी होगी, एनसीईआरटी में भी देखी होगी आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहां पर जो आपकी मेटल्स हैं उनको जमाया हुआ है, कम इलेक्ट्रोड से लेके धीरे धीरे नीचे जब सीरीज में आ रहे हो आप तो इलेक्ट्रोड बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। सभी ने चेक किया है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की सीरीज को, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर किया हुआ पोटेंशियल है और हर एक मेटल का स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर किया हुआ पोटेंशियल फिक्स होता है। ओके, तो एक बार मुझे बता दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपने सीरीज देख ली कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कहलाती है जिसमें मेटल्स को उनके पोटेंशियल की इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया गया है, मिल गई है सबको वो सीरीज एनसीईआरटी में। अब देख रहे हैं अंजलि अफान, देखो एक बार मुझे बताओ सीरीज, फिर उसी को लेकर हम आगे चलते हैं। इफ यू हैव सीन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिली आपको एनसीईआरटी में, आपके चैप्टर में ही होगी। ओके मयंक, हैव यू सीन? यस, मिल गई। तो देखो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल्स को जमाया हुआ है, ठीक है, कैसे जमाया हुआ है? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे ऊपर नेगेटिव में आई थिंक पोटेंशियल होगा -0.34 कुछ होगा उसका नेगेटिव में। ओके ठीक है, फिर इसके बाद धीरे धीरे आप जैसे जैसे नीचे चल रहे हो आपको यहाँ पर किसी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 देखने को मिलेगा। वो क्या है आपका? हाइड्रोजन का पोटेंशियल, ठीक है, क्या होता है? 0 होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। इसी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेकर फिर हम आगे चलते हैं, दूसरे मेटल्स है ना उनका भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस हाइड्रोजन के रेफरेंस में ही हम मेजर करते हैं, वो चीज हम सीखेंगे। फिर 0 के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आपकी स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जमी हुई है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ये सीरीज सबको नजर आ गई होगी। अब देखो जैसे कि हम बात कर रहे हैं जिंक की, अगर आप बात करो तो जिंक का आपने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना था? -0.76। यहाँ इसका क्या हो रहा था जब आप इसको कॉपर के साथ ले रहे थे? ये जिंक है आपका, आपने कॉपर लिया, यही लेते हैं ना हम डैनियल सेल में, जिंक और कॉपर। जिंक और कॉपर के बीच में रिएक्शन हो रही है डैनियल सेल में, समझते हैं सभी। जिंक का पोटेंशियल नेगेटिव में है और कॉपर का पॉजिटिव में है। नेगेटिव में यानी कम है, कम मतलब कि इसको सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी चाहिए अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और अपना ऑक्सीडेशन करेगा। ओके, इसने खुद का ऑक्सीडेशन किया और सामने वाले इलेक्ट्रोड का जो दूसरा इसके पैरेलल लगा हुआ है उसका क्या किया? इसने रिडक्शन किया, ठीक है, उसका रिडक्शन किया, यानी कि खुद का तो ऑक्सीडेशन कर रहा है बट दूसरों का रिडक्शन कर रहा है। इट मींस कि इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इस चीज को भी ध्यान में रखना। आपको एग्जाम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू दे देते हैं, 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड देकर, और पूछते हैं कि बताओ इनमें से कौन तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उनकी अच्छी रिड्यूसिंग नेचर देखने के लिए आपको देखना होगा कि उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कम है ना, दोनों में कंपेयर करो, माइनस में ये पॉजिटिव में, कम क्या है? ये है, इसका पोटेंशियल कम है, इसका मतलब क्या होगा कि खुद का ऑक्सीडेशन करेगा और दूसरों का रिडक्शन करेगा, यानी ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। आप कह सकते हो कि इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। गुड रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट आपका जिंक। फिर आपसे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पूछे, अपन कुछ सेलेक्टेड हैं जिनकी वैल्यूज आपको याद रखनी है, वो मैं आपको बता दूंगी, है ना। कुछ सेलेक्टेड की वैल्यूज याद रख लेना, बाकी तो आपको एग्जाम में वैल्यू देते ही हैं। ठीक है, अब देखो ये चीज समझ में आई। आपसे पूछा कि कौन अच्छा है रिड्यूसिंग एजेंट है, आपने फौरन कैच किया, इनकी वैल्यू से बता दिया। फिर इसके बाद आपसे पूछेगा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो उसके लिए आपको बताना होगा जो खुद का रिडक्शन कर रहा है
जो खुद का रिडक्शन कर रहा है तो दूसरों का क्या कर रहा होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। ये तो कंसेप्ट सभी की क्लियर है ना। इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन कैसे किया इसने, इलेक्ट्रॉन से किया है, इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से लिया तो दूसरे का ऑक्सीडेशन हुआ। क्या पूछ रहे हो सनी? अच्छा, कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा, इसकी भी सीरीज है, शॉर्ट ट्रिक है, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। कल हम बात कर लेंगे शॉर्ट ट्रिक की, ठीक है। सीरीज याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, ओके। वैल्यूज कुछ पर्टिकुलर है, उनकी वैल्यूज भी मैं लिख दूंगी। कल हम शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ओके। तो इस चीज को ध्यान में रखा आपने, कर सकते हो ना ये चीज कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरों का रिडक्शन करता है तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट को बन जाता है, और जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है, यानी वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये तो सभी का क्लियर है। इस तरह वैल्यूज देखकर आपसे एक नंबर में ये भी पूछते हैं कि विच इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, विच इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आप जब आपको फर्स्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो वहां पॉसिबिलिटी बढ़ती है इस तरह के क्वेश्चन की, जहां आपको कुछ कंपेयर करके कुछ दे दिया जाता है, कोई 2-3 इलेक्ट्रोड दे देंगे, पूछेंगे कि कौन गुड रिड्यूसिंग है, कुछ कौन सा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो आपको अपनी नॉलेज से बताना होता है कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है और किसका कम है। ये कंसेप्ट सभी का क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे हम। यस, यह बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल की बात की, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल दो तरह का है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्लियर है ना सबका? जिससे अगर हम बात करें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, तो ये दो तरह का है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, SOP, और दूसरा हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, SRP, ओके। अब देखो आपको जो सीरीज दी हुई है उसमें तो सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई है ना हर एक मेटल के लिए, किसी का ऐसा तो नहीं दिया कि इसका स्टैंडर्ड ये है, इसका ऑक्सीडेशन ये है, बस एक ही वैल्यू दी हुई है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। तो जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, IUPAC ने क्या कहा कि वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। जो आपको IUPAC ने सीरीज दी है, जो आपको बुक में मिल रही है ना NCERT में, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की है, ध्यान में रखना उसे। कंपाउंड एलिमेंट विच इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोथ, देखो वो डिपेंड करता है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर पर। हाँ, एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, वो एम्फोटेरिक से एसिडिक और बेसिक बेसिस पर हो जाते हैं। देखो जैसे कि आप सिचुएशन पर डिपेंड करता है। एक जैसे एक सेकेंड रुक जाओ, जैसे H2O2 की अगर आप बात करें तो ऑक्सीजन की नहीं, H2O2 की रिएक्शन में नहीं हो रहा। एक कंपाउंड में हम बात कर सकते हैं, जैसे कि एक ही कंपाउंड है उसमें, जैसे आप H2O की बात करोगे तो वहां पर हाइड्रोजन का मान लो हाइड्रोजन आके जाकर OH में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, तो वो दोनों तरह से काम करेगा। ध्यान से सुनना कि कोई भी एक कंपाउंड है ना, उसमें पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी एक अकेले कंपाउंड की ऑक्सीडाइजिंग या आप कह सकते हो उसमें जो पर्टिकुलर एलिमेंट है ना उसकी वजह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो जो सेंट्रल एलिमेंट होगा ना, जो सेंट्रल है, उसी की ऑक्सीडाइजिंग और उसी की रिड्यूसिंग नेचर देखी जाती है। कोई एक अकेला कंपाउंड दोनों काम नहीं कर सकेगा। सामने वाला कंपाउंड, जैसे कि अफवान ने कहा कि सिचुएशन पर डिपेंड करता है, सामने वाला कंपाउंड, उसका पोटेंशियल, उसमें प्रेजेंट सेंट्रल एटम जो है उसकी कंडीशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि वो ऑक्सीडाइजिंग भी होगा या रिड्यूसिंग भी होगा। तो यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल के दोनों टाइप पता चले, और अब आपने जब सीरीज देखी होगी NCERT में तो आपको पता चलता है कि वहां पर जो वैल्यूज दी हुई है सिर्फ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है। एनी एग्जांपल मुस्कान, 1 सेकेंड। ठीक, तो हमें जो पोटेंशियल की वैल्यूज दी हुई है वो सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, देखो ड्रॉ करना पड़ेगा, एक बार रुक जाओ देखती हूँ मैं ना।
इसको समझ लो, फिर लास्ट में अगर टाइम मिलता है तो मैं बताती हूँ। ठीक, यहाँ देखो एसओपी और एसआरपी हो गया। आपने एनसीईआरटी में देखा आपको सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई है हर एक मेटल के साथ, किसी भी मेटल का ऐसा नहीं दिया हुआ कि इसका स्टैंडर्ड ये, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये, इसका एसओपी ये है, नहीं दिया हुआ ना, सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई है। किसकी वैल्यू दी हुई है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। आईयूपीएसी ने अपने कन्वेक्शन में इस चीज को एक्सेप्ट किया कि जो उनका पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो एक्चुअल में इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है। तो आप अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना कहकर आप कहो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो ज्यादा सही होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना कहकर हम क्या नाम देते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है इसलिए उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है यानी प्लस में है, इट मींस उनका रिडक्शन हो रहा है। समझ में आई ये चीज? तो आईयूपीएसी ने भी बोल दिया कि आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना बोलकर आप क्या बोल दो? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल दो। ये हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का है। तो आईयूपीएसी ने अपने कन्वेक्शन में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरह काम में लिया है। ओके, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना कहकर हम क्या नाम देंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, नेगेटिव में है, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हायर है, पॉजिटिव में है, यानी उसका रिडक्शन हो रहा है, इट मीन्स कि वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस चीज को यहां लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना कहकर हम रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे और आईयूपीएसी ने भी इसको एक्सेप्ट किया है कि ये जो रिडक्शन पोटेंशियल की ही सीरीज दी है आईयूपीएसी ने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सीरीज नहीं दी। Good reducing nature of metal. Lower value of SRP show the good reducing nature of metal. जिंक के केस में जिंक का एसआरपी कम था, नेगेटिव में था, इट मीन्स कि आप क्या कहोगे? उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट मीन्स उसकी वैल्यू कम है, तो वो उसकी गुड रिड्यूसिंग नेचर को शो कर रहा है। यानी आप कहोगे कि इस केस में जो आपने जिंक और कॉपर का केस लिया है वहां पर जिंक किसकी तरह काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। हायर वैल्यू ऑफ एसआरपी shows the good oxidizing nature. ये क्लियर हुआ सभी का टर्म? लोअर वैल्यू एसआरपी का लोअर वैल्यू उनकी अच्छी रिड्यूसिंग नेचर को समझाता है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है ना, जिंक का है ना सनी, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव हो 0.76, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दो या रिडक्शन पोटेंशियल के दो स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर किया हुआ है। जितने भी सीरीज में एलिमेंट हैं टोटल इलेक्ट्रोड का नेगेटिव में नहीं होगा सनी। अफान एक सेकंड सनी का रिप्लाई देने दो। टोटल इलेक्ट्रोड से मतलब है पूरे कंप्लीट सेल का। हाँ, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन नेगेटिव में नहीं होगा। जैसे ही नेगेटिव में होगा रिएक्शन होगी ही नहीं, यानी सेल को पोटेंशियली कम मिल रहा है तो सेल काम नहीं करेगा। ओके, सेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोसीड नहीं होगी। तो टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आ रहा है उनका टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आएगा, ठीक है, दोनों सेल्स का मिलाकर, जिसका ऑक्सीडेशन जिसका रिडक्शन हो रहा है, तो उन दोनों को मिलाकर टोटल पोटेंशियल पॉजिटिव में आना चाहिए, तभी सेल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ओके सनी, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं अफान से। अफान, सीरीज में एलिमेंट आपने देखे होंगे ना, सभी रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हो सकते हैं? किसी का नेगेटिव है, किसी का पॉजिटिव है। देखो एक बार अफान अच्छे से, मैंने जिंक का एग्जांपल लिया है तो जिंक का नेगेटिव में है, उसमें लिखा हुआ है नहीं, कुछ और लिखा हुआ होगा। वो मैं वही चीज तो आपको बता रही हूँ ना
कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, यस हाँ, इस चीज को देखो, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि माइनस 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 फिर जीरो आया, प्लस प्लस प्लस। मैंने आपको क्या बताया कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ रही है। पॉजिटिव में ऑक्सीडाइजिंग नेचर है और नेगेटिव में रिड्यूसिंग नेचर है। अब आपको सीरीज में नेगेटिव से पॉजिटिव जमे हुए हैं या पॉजिटिव से नेगेटिव है? अपॉन टेल मी, एनसीईआरटी में नेगेटिव से पॉजिटिव है या पॉजिटिव से नेगेटिव में जमे हुए हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव है ना? हाँ, फिर तो सही है। पॉजिटिव से नेगेटिव है तो फिर तो सही है कि आप पॉजिटिव का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग और धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं रिड्यूसिंग नेचर बढ़ रही है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो ये सब जमे हुए हैं, जिसका माइनस में है उसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होता है। साइड में इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिखा है। फ्लोरीन मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं रिड्यूसिंग नहीं है, फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सनी, फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्लस में होगा सनी, देखो एक बार, प्लस में होगा फ्लोरीन का, इस तरह से लिखा हुआ होगा। अगर सीरीज में एरो ऐसे बना हुआ है, नेगेटिव की तरफ आ रहा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर है, और अगर आपको इसी तरह से एरो को ऊपर कर दोगे तो लिखा होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया ना? कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, लिथियम मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, लिथियम का सबसे कम है, वहां नजर नहीं आ रहा। यहाँ देखो, जैसे कि आप सभी देख रहे हो, प्लस प्लस फिर जीरो, नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे जमा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। तो अगर आप इसे एरो को डाउन करते हो तो नेगेटिव की तरफ आ रहे हो, कम पोटेंशियल की तरफ आ रहे हो, रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है, तो इसका मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है, यानी उसकी रिड्यूसिंग नेचर जो है वो बढ़ रही है। यहाँ देखो, तो इसे आप कहोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। और अगर आप इसी एरो को ऊपर की तरफ ले जाओगे तो प्लस बढ़ रहा है, यानी कि उसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ रही है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो ये तो क्लियर हुआ ना सबका। देखो, नोट्स लिखने की बात तो हम कर रहे हैं, नोट्स लिख भी लेंगे, बट आप माइंड में इस चीज को क्लियर करके रखो। आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, आपकी एनसीईआरटी में जो सीरीज जमाई हुई है ना, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना लिखकर क्या लिखा हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो आईयूपीएससी ने भी माना है कि आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहो या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहो, बात बराबर है। आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना कहकर आईयूपीएससी ने किसको कन्विंस किया, किस वर्ड को माना? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को माना। ओके, और फिर उसने एक सीरीज दे दी, अपनी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की एक सीरीज जमा कर दी, जिसमें उसने कैसे भी जमा सकते हो, प्लस से माइनस की तरफ या माइनस से प्लस की तरफ जमा सकते हो आप, ठीक है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कहो, अब से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना कहकर क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम है, यानी कि उसकी रिड्यूसिंग नेचर उतनी ही ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इट मीन्स इसकी रिड्यूसिंग नेचर इतनी ही ज्यादा है, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहाँ अगर पॉजिटिव में चली गई, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव में चला गया, यानी कि क्या करने वाला है यहाँ पर? ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने वाला है। क्लियर हो गया? तो रिडक्शन पावर की कम वैल्यू उसके गुड रिड्यूसिंग नेचर को शो करती है, रिडक्शन पावर की ज्यादा वैल्यू जो है उसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर को शो करी, यानी अच्छा रिड्यूसिंग नेचर अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो इसके लिए अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये कंसेप्ट सबकी क्लियर हो गई ना? अभी तो आपने देखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होना, यानी उसका आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करना, अपना ऑक्सीडेशन करना। तो इसे भी समझ सकते हो कि वो अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है तो दूसरों का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। तो यही चीज यहाँ पर आ गई, दूसरों का रिडक्शन करके वो क्या बन गया? अब गुड रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। और यहाँ पर अपना खुद का रिडक्शन करके वो क्या बन गया? दूसरों का ऑक्सीडेशन करना पड़ा उसे, तो वो क्या बन गया? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया।
ये कंसेप्ट क्लियर है ना? यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं विच इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, विच इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपको सीरीज में ध्यान रखना है आपको कि सीरीज किस अकॉर्डिंग दी गई है, आपको उनके रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया हुआ है। एनसीईआरटी में डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया है। ओके, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला कंसेप्ट सबका क्लियर हो गया, किसी को कंफ्यूजन नहीं है? इस चीज को दिमाग में रख लेते हो तो बहुत सारे क्या सारे न्यूमेरिकल्स आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली हो जाएंगे आपके, अगर आप सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखते हो कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल हायर लोअर। ओके, अब देखो हम बात करें पोटेंशियल की। अभी आपने देखा कि जो एसआरपी है, आईयूपीएसी ने माना कि जो एसआरपी है वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ एसओपी के। ओके, ये जो एसआरपी की वैल्यू दी है ना हमें आईयूपीएसी ने, वहीं से आप क्या करोगे, इक्वल रखोगे। एसओपी की वैल्यू भी वही होती है, बस एसओपी में साइन चेंज हो जाता है। समझ में आई ये चीज? जैसे कि आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, जिंक का, कितना दिया है, नेगेटिव ऑफ 0.76। ये जिंक का क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। इसी से अगर आपसे पूछता है जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सेम वैल्यू हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा, इसका नेगेटिव का नेगेटिव यानी प्लस आएगा। तो ये जिंक का एसओपी हो गया, ये जिंक का एसओपी हो गया। ओके, ये साइन ध्यान में रखना, यहां लिख लो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी कन्वेक्शन। ये हम अपने हिसाब से नहीं लिख रहे हैं, आईयूपीएसी ने भी माना है कि जो एसआरपी दिया है ना आपको, उसी से आप एसओपी निकाल सकते हो, बट एसओपी कैसे निकालोगे, साइन नेगेटिव कर दोगे। क्लियर? ठीक उसी तरह अगर हम बात करें कॉपर की, कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप सीरीज में भी देख सकते हो। ठीक है, कितना दिया हुआ है, पॉजिटिव ऑफ 0.34, इतना ही दिया हुआ है ना। अब आपसे पूछे इस कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, बताओ इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, क्या करोगे आप, उसका नेगेटिव कर दोगे। प्लस का नेगेटिव तो ऑब्वियसली माइनस ही आएगा, -0.34। ओके, इस चीज को ध्यान में रखना। आगे चलेंगे, अब इसे देख लो। एक आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को बताता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको देखेंगे। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन किया है तो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि वो फोर्स जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, मोशन करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, डिफरेंस between the electrode potential of two electrodes। दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में उनके पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और इसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से, इसी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है, इलेक्ट्रॉन्स आगे फ्लो होते हैं। अब इसको आप मेजर कैसे करते हो, इस चीज लिख लो, मेजर्ड इन वोल्ट। जिस तरह पोटेंशियल को वॉल्ट्स में मेजर कर रहे थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी आपका वॉल्ट्स में ही आएगा।
क्या फॉर्मूला देखो इसका, ईएमएफ के तेज से शॉर्ट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। आप देखोगे आपको पता चल जाएगा जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है। ठीक है, उनका पोटेंशियल अगर आपको दिया हुआ है तो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड वाली साइड का, उसमें से माइनस करोगे एनोड वाली साइड, तो आपको ईएमएफ पता चल जाता है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ई नोट ऑफ राइट साइड, और राइट साइड में हमेशा कैथोड होता है, ई नोट ऑफ लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में आपका एनोड होता है। तो यहां से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें देखने को मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम डैनियल सेल का ईएमएफ निकालेंगे। बताओ डैनियल सेल में कौन सा राइट साइड पर था या कौन सा कैथोड था? ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल में जिंक और कॉपर यूज करते हैं। यस, ओके गुड। डैनियल सेल में आपका कैथोड था, ई नॉट कितना है कैथोड वाले साइड का कॉपर का? कॉपर साइड का कितना था? 0.34। ओके, उसमें से माइनस करोगे आप नेगेटिव हो 0.76। बताओ मुझे टोटल ईएमएफ कितना आएगा डैनियल सेल के लिए? कितने वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी वहां पर? हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, यस सनी, 1.1 वोल्ट। ये आएगा ना जब आप इसे ईएमएफ करते हो, इसका ईएमएफ कितना आता है? 1.1 वोल्ट। किसका? डैनियल सेल का। पॉजिटिव में आ रहा है ना, अगर नेगेटिव में आता तो क्या होता कि आपका सेल ही गलत है, यानी कि ईएमएफ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ईएमएफ की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव हुई तो जैसा कि सरी ने अभी पूछा था, अगर ईएमएफ की वैल्यू आपकी नेगेटिव हुई तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, यानी आपके सेल को आपने गलत सेटअप किया है, कुछ गलत किया है आपने वहां पर। हमेशा ईएमएफ का वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। लिख लो इसे भी, स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका। नेगेटिव वैल्यू ऑफ ईएमएफ shows no flow of current in the cell। इस चीज को ध्यान में रखना कि जो आप किसी सेल का ईएमएफ निकाल रहे हो तो उसके लिए आपको कैथोड भी चाहिए और एनोड भी चाहिए, और उस ईएमएफ का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, टोटल पॉजिटिव आना चाहिए, जैसे कि डैनियल सेल के केस में आया। तो चाहे एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव कुछ भी हो, बट ओवरऑल ईएमएफ जब आप निकालोगे कैथोड माइनस एनोड करके तो वो पॉजिटिव आना चाहिए, और अगर वो नेगेटिव हुआ तो आपका सेल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आपके सेल का सेटअप सही नहीं किया, इलेक्ट्रोड सही नहीं सेलेक्ट किए हैं, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोसीड नहीं होगी। ओके, सो ये तो हमने देखा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कैसे सीरीज बनाई गई है, वो सब हमने देखा। ईएमएफ मेजर करना भी हमने सीखा। अब देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, ये कहाँ से आया, कैसे साइंटिस्ट ने शुरुआत की, कैसे स्टार्टिंग की इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने की, वो चीज हम सीखेंगे। तो देखो एक चीज ध्यान में रखो, जैसे आपको किसी वे करना है, कोई वजन तोलना है आपको, तो आप बैलेंस लेते हो ना, ठीक है, आप तराजू लेते हो, तराजू में आप सिर्फ उस चीज को डालने से तो वजन नहीं आ जाता ना। जैसे आप तराजू लिया आपने, सिर्फ उस चीज को, अभी तो इलेक्ट्रिकल डिजिटल बैलेंस चल गए, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल तराजू वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे
पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, आपने उस तराजू में आपने उस चीज को डाला जिसका आपको वे करना है, तो सिर्फ उस चीज को पुट करने से तो वे नहीं आ जाता ना, उसके लिए आपको रेफरेंस में एक वजन और लेना होता है, जो आप बाट लेते हो जिन्हें हम बाट बोलते हैं, ठीक है, रेफरेंस वेट जिन्हें हम बोलते हैं, तो वो बाट भी आपको लेने होते हैं। फिर उसी के रेफरेंस में उसी से आप कंपेयर करके बताते हो कि हाँ मैंने जो लिया था जो भी पर्टिकुलर मैटर उसका वे इतना आया है, ठीक है। तो आपको किसी रेफरेंस वे की जरूरत होती है किसी पर्टिकुलर वे को मेजर करने के लिए, तो वही चीज यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केस में होगी कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, तो आपको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए होगा, किसी रेफरेंस स्टैंडर्ड पोटेंशियल चाहिए, और उसी स्टैंडर्ड के रेफरेंस में आप किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करते हो। तो 0 ही होगा किसी का, ये सनी 0 से मतलब किसका 0 होगा, बताओ मुझे, क्या कह रहे हो आप सनी, क्या कहना चाह रहे हो? देखो आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जमी हुई है, ठीक है, बट वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से रेफरेंस मिल सके। हाँ सनी वेरी गुड, ठीक है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम ऐसा ही लेंगे जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हो हर कंडीशन में, तो उसी को हम लेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन है हमारा, ठीक है, हाइड्रोजन को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप की फॉर्म में रखेंगे एक तरफ, और दूसरे का फिर हम उसी के करस्पॉन्डिंग मेजर करेंगे। ओके, तो ये बात हम कल कंटिन्यू रखेंगे अपने कल के लेक्चर में। ओके, क्लास का टाइम हो चुका है, ऑल द बेस्ट।